भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आज गुरुद्वारा रकाबगंज के पास में ही बहुजन स्मारक स्थल है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय, मुख्य कार्यालय है दिल्ली में। और यहाँ पर हमारे तमाम साथी इकट्ठे हुए। बहन जी समता सैनिक दल से भी और बहुजन समाज पार्टी में दिल्ली एमसीडी का चुनाव भी इन्होंने अभी लड़ा था अपने क्षेत्र से। जी बहन जी, पूरी जानकारी दीजिए परिचय के साथ में, और फिर मान्यवर साहेब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस। मैं मंजू सिंह रोहतास नगर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष हूँ और इलेक्शन एमसीडी का जो है वो फाइट किया है और बहुत अच्छी तरह से एज अ फाइटर का खिताब भी मुझे वहाँ से मिला है। और आज जैसा कि मान्यवर कांशीराम जी की 17वां परिनिर्वाण दिवस है, इस पर जितने भी भाई आए हैं, बहनें आई हैं, उन सबको पहले तो बहुत बहुत साधुवाद। और सभी हमारे बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इन सबका तहे दिल से शुक्रिया। और बहुजन मीडिया का, जिसमें कि नंद किशोर बोध जी सबसे पहले नंबर पर आते हैं, इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। मुझसे तो ऊपर कई है, नेशनल, शंभू जी, सबर, बहुत सारे चैनल हैं जी। जैसा कि सभी जानते हैं, मान्यवर कांशीराम जी का आज 17वां परिनिर्वाण दिवस है। और मान्यवर कांशीराम जी वो हैसियत हैं, वो शख्सियत हैं जिन्होंने बाबा साहब के डूबते हुए जहाज को ऊपर उठाया और सोती हुई कौम को जगाने वाले कहे जाते हैं बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम साहब। और इन्होंने सोती हुई कौम को संगठित करके और उसको हुक्मरान बनाने का जो जज्बा और जो इन्होंने हौसला दिखाया, उसके लिए हम तहे दिल से अपने मान्यवर कांशीराम जी के सदा आभारी रहेंगे। और इन्होंने DS4 स्थापित की, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कहे जाते हैं। और मैं तो कहूँगी कि ये बहुजन समाज के जनक हैं। हमारे मान्यवर कांशीराम जी ने सोती हुई कौम को जो 85% का नारा आज हर कोई छुट भैया नेता लगा रहा है, वो नारा दरअसल मान्यवर कांशीराम जी ने ही दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 100 में भाग हमारा है, धरती और संपत्ति में 90 भाग हमारा है। ये मान्यवर कांशीराम जी ने इस सोती हुई कौम को, इस सोते हुए समाज को बताया था। और वो एक शानदार धरोहर जो दे करके गए थे बहुजन समाज पार्टी की, कि कहा था कि नीला झंडा हाथी निशान, बस यही है हमारी पहचान। जो कहीं ना कहीं हमारे भाई गुमराह होते हैं, उसको हमें गुमराह होने से बचाना है। बहन जी, आज के समय में आप देख रहे हैं कि ईवीएम के दम पर और आरएसएस की रणनीतियों के तहत, मनुस्मृति और मनुवादी विचारधारा के अंतर्गत कहीं ना कहीं हमारी ताकत फिर से धूमिल होती हुई नजर आ रही है। क्या तरीका बचता है 2024 की, क्या तैयारी इस सारे मुद्दे को लेकर? हमारी लड़ाई दरअसल, सब कहते हैं कि धर्म की लड़ाई है या कोई कहता है कि धन की लड़ाई है। हमारी तो अधिकारों की लड़ाई है। हमारी तो जो अपने अधिकार है उन्हें वापस पाने की लड़ाई है। और उन लड़ाई को हम जीत सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक मनुवाद और अम्बेडकरवाद, दो ही एक ऐसी हैं जिनकी आपस में लड़ाई है, और तीसरा मुझे कोई दल या नेता नज़र ही नहीं आता है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जब जब EVM आई है, तब तब मनुवाद प्रचंड उसमें जीते हैं। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव कराने में इन्हें काहे की शर्म है? क्यों नहीं ये अपने आप को आजमाते, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। हम कह रहे हैं, हमारी मांग है, हमारी पार्टी समय समय पर ये मुद्दा उठाती है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाना चाहिए। EVM को विदेशों तक में बैन कर दिया गया है, तो कोई तो कारण होगा, कोई तो मजबूरी उनकी रही होगी। क्योंकि EVM में घोटाला करने के, एक फ़ोन को हम लोग हैक कर लेते हैं, एक फ़ोन को, एक जो OTP नंबर है उसको लोग हैक कर लेते हैं, तो EVM को हैक करना कौन सी बड़ी बात है? तो EVM को क्यों ये लोग ला रहे हैं? क्यों नहीं, क्यों इन्हें अपने आप ऊपर विश्वास नहीं है? क्यों नहीं ये बैलेट पेपर से इलेक्शन कराते हैं? पहले जिन जिन देशों ने EVM अपनाया, वहाँ अब EVM हटाकर बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये क्यों नहीं उस बात को मानते हैं? और क्योंकि इन्हें डर है कि ये हार जाएंगे। बीजेपी की खतरनाक राजनीति रणनीति का शिकार हो रहे हैं हमारे होनहार स्टूडेंट्स। भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में यूनिवर्सिटी भी जो है सुरक्षित नहीं है। स्टूडेंट्स सुरक्षित नहीं है। SC/ST के बहुत बुरा हाल हो रहा है। मणिपुर के दंगे अभी थमे नहीं। मणिपुर का जो मौत का तांडव माह हो रखा है खनिज पदार्थों की जमीन को लेकर आदिवासी, क्या कहेंगे इस हालात पर? अपने समाज को क्या संदेश देंगे? अभी यूपी में एक ब्राह्मण का लड़का ख़त्म होता है, वहीं पर एक यादव का लड़का ख़त्म होता है। जितने भी
चाहे वो हिंदू वाहिनी हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद वाले हों, जितने भी मनुवादी संगठन हैं, वो सब के सब ब्राह्मण के लड़के के यहाँ खेद करने के लिए जो है वो चले गए, लेकिन उन्हें वो यादव का घर या यादव का बच्चा नज़र नहीं आया। ये दर्द दर्द में भेद करते हैं। इन्हें इंसानियत के नाम पर इन लोगों के पास कोई इनके पास है ही नहीं। ये बेटी बेटी के दर्द में महसूस नहीं करते हैं। निर्भया कांड में क्या कारण था? सबको बाइज्जत जो है ना इन लोगों ने फांसी दी, और मनीषा का दर्द नहीं था जो वहाँ पर उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ऐसे नपुंसकों को, ऐसे हत्यारों को आप क्या कहेंगे? क्या हम यहाँ पर ये ना कहेंगे कि सरकारों की सोची समझी साजिश है ये? क्यों नहीं उन्होंने, जब लड़की को हिंदू रिवाज का आप वादसा देते हो, हमें हिंदू रीति रिवाज के लिए हवाला देते हो, तो 2:30 बजे कौन से हिंदू रीति रिवाज में पेट्रोल छिड़क कर लड़की का अंतिम संस्कार किया जाता है? कहाँ थे मोदी जी, कहाँ थे योगी जी? इनको शर्म नहीं आती है कि बेटी बेटी के दर्द में फर्क नजर आ रहा है? ये तो हम इंसानों में, हम मानव में भेद पैदा कर रहे हैं, हम मानव में फूट कर डाल रहे हैं। हमारे बच्चों को ये अपने, जब हमारे बच्चों के पढ़ने का तैयारी होती है तो ये लोग उनके हाथ में कावड़ बम थमा देते हैं। कावड़ बम के द्वारा हमारे बच्चे जो है इनके शिकार होते हैं। जय श्री राम का नारा उनको दे दिया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या अमित शाह के बेटे ने कभी कावड़ उठाई है? आपको मैं बता दूं कि अंबानी अडानी के बेटे कभी उस श्री राम की यात्रा में गए हैं? अरे मूर्ख हो, मैं अपने बहुजन भाइयों से और अपने बच्चों से कहना चाहूँगी कि अरे मूर्ख हो, जब तुम्हारे नेताओं के बच्चे उन रैलियों में जाने में अपनी शर्म महसूस करते हैं तो तुम काहे को उनके झंडे उठा करके जा रहे हो? क्यों नहीं अपनी पढ़ाई पे तुम ध्यान देते हो? क्यों नहीं अपने भविष्य के बारे में सोचते? तुम्हारे महापुरुष क्यों नहीं पढ़ते उनको? हम रोज बोलते हैं कि बच्चों पढ़ो और अपने कैरियर को आगे बढ़ाओ, क्यों नहीं तुम हमारी बात सुनते हो? 2024 में हमारी बहुजन समाज पार्टी की क्या ऐसी तैयारी है कि हम सत्ता में ज़्यादा अच्छी तादाद में दिखाई दें? बिल्कुल, हम सत्ता में बहुत अच्छी तादाद में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मनुवाद और जो ये एनडीए गठबंधन सो-कॉल्ड जो कहा जा रहा है, ये दोनों के दोनों सिर्फ बहन जी से डर रहे हैं कि कहीं बहन जी पीएम ना बन जाए। तो इनको देश की आवश्यकता नहीं है। देश की पहली आवश्यकता यही है। बहन जी के शासनकाल को आप देखिए, बहन जी के बराबरी कोई सा भी, यहाँ तक कि पीएम मोदी तक भी नहीं कर सकते हैं। बहन जी एमएलसी बनी हैं, विधायक रही हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, और आप देखिए बहन जी एक दलित नेता है, इसलिए ये लोग एक तो दलित को ही नहीं बनाना चाहते प्रधानमंत्री, ऊपर से महिला को, तो इनकी आंखों में तो हम खटकेंगे ही खटकेंगे। लेकिन देश को तो इस समय बहन जी जैसे होनहार नेता की आवश्यकता है, भारत की जनता को है, SC ST समाज को भी है, और साथ ही 2024 में इनके शासनकाल को कुछ ज़्यादा ही समय होने जा रहा है। बाबा साहिब ने ये अधिकार दिया था कि राजा को जब चाहे बदल दो, ये तो बदल नहीं पा रहे हैं ईवीएम के दम पर। ईवीएम के बल पर नहीं बदल पा रहे हैं। जब जब ये लालच के शिकार होते रहेंगे तब तब हम नहीं कुछ कर पाएंगे। यहाँ तक कि मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि मेरे बच्चों इलेक्शन आने वाला है, आप ही के अपने परिवार से ऐसे दलाल पैदा कर दिए जाएंगे जो आप ही की जो है ना बात को काटेंगे और आप ही के समाज को बहलाएंगे फुसलाएंगे। ये वो लोग हैं जो पहले वोट मांगते हैं हाथ जोड़कर, उसके बाद फिर गली चौराहे मोहल्ले में मजाक उड़ाते हैं कि देखो हमने तो 1-1 पौवे में वोट ले लिया। तो ये वही लोग हैं। हमें और हमारे समाज को ये बात समझनी होगी कि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है उसकी कीमत हमें पहचाननी होगी, और हमें सत्ता बदलने आनी चाहिए, और हम सत्ता बदल कर रहेंगे। क्या इस बात में कोई फर्क है कि यही समाज जो है वोट बैंक है, बिल्कुल राजनीति घोषित करता है, तय करता है, और यही समाज जो है कमजोर वर्ग भी है? कमज़ोर वर्ग इसलिए क्योंकि मेरा समाज जो है वो बहुत भोला भाला है, बहुत सीधा साधा है। इन लोगों की जो बातें हैं उनका शिकार हमेशा मेरा समाज ही होता है। अगर मेरा समाज वोट बैंक ना होता, आप बिहार में अभी जो हाल ही में आंकड़े आए हैं उनमें देख लीजिए कि ब्राह्मण बनिया और ठाकुर की क्या स्थिति है और 85% बहुजनों की क्या स्थिति है। तो वो आंकड़े हैं, इसीलिए ये सरकारें सारी की सारी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, ये सारी की सारी सिर्फ इन्हें मालूम है कि इनका कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही पार्टी जो सामना कर सकती है और वो है बहुजन समाज पार्टी। जानवरों में नस्लें होती हैं, इंसान, इन्होंने इनके ये कौन सा ऐसा धर्म है जिसने इंसानों में नस्लें बना रखी हैं? हमने अपने पूर्वजों से सुना था कि जो जाति है वो 2.5 है, एक नर और एक नारी और आधा किन्नर। लेकिन इन लोगों ने उन जातियों को भी उन उपजातियों में इतना बांट दिया, इतना तोड़ मरोड़ कर दिया। आप ये देखिए ब्राह्मण बनिया ठाकुरों में भी तो जातियां हैं।
क्या उनमें नहीं है? लेकिन वो आज भी बनिया बामन और ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। हम बहुजन समाज, बाबा साहब ने हमें SC की कैटेगरी में डाला, लेकिन हम अपने आप को क्या कहते हैं? कुर्मी है, ये अहीर है, ये धोबी है, ये कोली है, ये जाटव है, ये चमड़िया है, इस तरह के हमें संबोधित किया जाता है। क्यों नहीं? जब हमें संविधान के अंदर ये अधिकार दिया, कोई भी हमें हमारी उपजाति के नाम से बुलाए या चिढ़ाए तो हम उसको जो है जेल करा सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लोग उन कानूनों को भी बदल रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अब आने वाले समय में मंजू बहन जी क्या करने वाली है? मैं अपने इसमें कोई किसी पोस्ट पर कोई चुनाव की तैयारी? चुनाव की तैयारी बिल्कुल रहेगी, और आने वाले समय में हम घर घर जा कर के जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, और अपने सोते हुए समाज को, जो मान्यवर कांसीराम जी हमें एक हवाला और एक मिशन दे करके गए थे कि भाई सोते हुए जगह जो हमारा समाज है उसको जगाइए। हम घर घर जाके, सिर्फ मैं महिलाओं के बीच में जा रही हूँ अभी, क्योंकि मेरी बहनें पाखंडवाद का शिकार ज़्यादा हैं। मैं उनके बीच में जाकर उन्हें जागरूक कर रही हूँ कि अभी जो ये करवा चौथ आ रही है, इसे मनाने से आपका कभी भला नहीं होने वाला। जो भी ये हिंदुओं ने रीति रिवाज मनाई, इसे मनाने से आपका भला नहीं होने वाला है। आपका भला होगा बाबा साहब को, मान्यवर कांसीराम साहब को पढ़ने से, अपने बच्चों को पढ़ाने से, और किसी भी रैलियों में अपने बच्चों को जाने से रोकें। यही कैडर पूरे भारत में चलाने के लिए क्या कोई तकनीक, कोई फार्मूला इजाद किया है? जी, हमारी जो विधानसभा वाइज जो है महीने में 2 बार कैडर कैंप लगता है, और ये 70 की 70 विधानसभाओं में लग रहा है। मैं ये नहीं बताऊंगी कैसे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, क्योंकि ये हमारी गुप्त नीति है। हम 2 महीने में 2 जो है अपने कैडर कैंप देते हैं। कुछ रिजल्ट आ रहा है इसका रिजल्ट आ रहा है। बहनें हमारे साथ जुड़ रही हैं, और यही वो है कि बुद्धिस्ट को पॉजिटिवली बिहेव आ रहा है, और वो बहनें कहती हैं कि हाँ ये बात सही है। हमारे साथ पहले ऐसा होता था, क्योंकि हमने अभी एक टॉपिक रखा था कि संविधान से पहले महिलाओं की स्थिति और संविधान के बाद में महिलाओं की स्थिति। तो संविधान से पहले की तो स्थिति वो बताने लायक भी नहीं थी बहनें, और संविधान के बाद की स्थिति ये है कि मैं आज यहाँ पर रकाबगंज रोड के गुरुद्वारे के पीछे आपसे बात कर पा रही हूँ। ये अपने घर से यहाँ तक आ पाई हूँ, ये बाबा साहब के संविधान की देन है। बस एक महिला मुद्दे पे और बात करना चाहेंगे। महिला जो अपनी भारत की कुल आधी आबादी है, यानी 50% आबादी में वोट बैंक के रूप में महिलाएं हैं। महिलाओं को लेकर के, मतलब जैसे आपने कहा कैडर के लिए आप जा रहे हैं, चेंजेस दिखाई दे रहे हैं जी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से तख्ता पलट की तैयारी कब कर रहे हैं? ये 2024 जो है ये तख्ता पलट वाला ही है, और आप देखिएगा इसमें कि बहुजन समाज जो है एक अपना अहम रोल अदा करने वाला है, क्योंकि बहुजन समाज जिस पाले में बैठता है वो जीत जाता है, जिस पाले में नहीं बैठता वो हार जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये बात बहुजनों को समझ में नहीं आ रही? बहुजनों को बहुत अच्छी समझ में आ रही है, और जब हम उनके बीच में कैडर कैंप देने जाते हैं तो वहाँ पर जो पहले तादाद बहुत कम लोगों की होती थी, गिनती की होती थी, और वहीं पर काफ़ी भारी मात्रा में लोग आते हैं। तो हमें, और बहनें जो है, हमने अभी अपना राजा राममोहन राय मेमोरियल उसमें लगाया था, और वो सिर्फ महिलाओं की मीटिंग रखी थी। वो 300 महिलाओं की मीटिंग थी, जिसमें कि महिलाएं आई थी और 12 राज्यों से महिलाएं आई थी। तो ये एक अपने आप में वो है कि महिलाएं जागृत हो रही है, और महिलाएं अपने मिशन को, अपने मूवमेंट को चलाने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या ये कार्यक्रम लगभग सफल रहा था? जिस नीति पर ये आयोजित किया गया था, क्या सफल रहा था? बिल्कुल सफल रहा था, पूर्णतया सफल रहा था, और सभी बहनों ने जितने भी थे, ये भी नहीं है कि वहाँ पर मतलब के पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं आई थी, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थी, और पुलिस वाले भी थे काफ़ी सारे, मतलब जितने थे जो अपने हक अधिकार की बात कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनना ही नहीं, वो उस मिशन को, उस अपने मूवमेंट के लिए, अपने मिशन के लिए आगे होने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि डूब तो जहाज रहा ही है, तो क्यों ना मेरा नाम बचाने वाले में आए। डुबोने वाले तो सभी हैं, तो हम अपनी हाजिरी जो है, हम अपना वक्तव्य जो है बचाने वालों के साथ रखना चाहते हैं, ना कि डुबोने वालों के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।